हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडल के लॉज। ठीक है, जो मेंडल अंकल ने हमें लॉ दिए थे इनहेरिटेंस को डिफाइन करने के लिए, वो सारे लॉज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम जहां रेसिप्रोकल क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस कंप्लीट कर चुके हैं, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन निपटाएंगे, फिर मेंडल अंकल के लॉ पे आएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम लोग मुझे सॉल्यूशन बताओगे। ठीक है, तुम लोग तो क्या घंटा बताओगे, बताना तो मुझे ही है। देखो क्वेश्चन है कि फाइंड द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ फॉलोइंग क्रॉस। अब मैं जो क्रॉस लिखने वाला हूं उसका हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करना है। क्रॉस क्या है? क्रॉस है ये, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस करो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। ठीक है, कैसा क्रॉस है? डायहाइब्रिड क्रॉस है, ये हमें कंफर्म पता है। बताना क्या है हमें बताना है इसका फिनोटाइप और इसका जीनोटाइप। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस है, कंफर्म पता है। डायहाइब्रिड क्रॉस को सोल्व कैसे करते हैं? वही अपना पुराना पुश्तैनी मेथड। देखो डायहाइब्रिड को दो मोनोहाइब्रिड में तोड़ लो, दो मोनोहाइब्रिड में तोड़ोगे तो दो क्रॉस बनेंगे। कौन से? कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, और एक क्रॉस कैसा बनेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस क्रॉस का रिजल्ट क्या आएगा? यहां इस क्रॉस का रिजल्ट आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो में, फिर रेशियो स्मॉल आर रेशियो स्मॉल आर। ठीक है, इसी तरह इस केस का रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल वाई ठीक है, रेशियो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, रेशियो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, रेशियो स्मॉल वाई। ठीक है, ये आ गया रेशियो। क्लियर है, समझ गए? अब इससे पता करो इस केस का फिनोटाइप क्या होगा और इस केस का जीनोटाइप क्या होगा। इस केस का फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा वो पता कर लो। तो देखो इसी तरह इस केस का भी फिनोटाइप और इस केस का जीनोटाइप पता करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी बताता हूं। जीनोटाइप पता करना है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा इस केस का जीनोटाइप फिनोटाइप देखते हैं। 2 राउंड 2 रिंकल 2:2 यानी 1:1 फिनोटाइप हुआ। जीनोटाइप सेम है 2:2 यानी वही 1:1। ठीक है, समझ गए? अब इसका फिनोटाइप क्या है? येलो ग्रीन। फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1 1:2:1। तो देखने में क्या लग रहा है? ये तो हमें नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस लग रहा है। ये तो कंफर्म है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये कैसा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड है, बट ये नॉर्मल नहीं है। ये जीनोटाइप फिनोटाइप से पता कर सकते हो तुम लोग, और क्रॉस जब मैंने स्टार्ट किया था तभी बता सकते थे। ये कैसा है? ये टेस्ट क्रॉस है। दोनों का फिनोटाइप जीनोटाइप इसलिए निकाला ताकि क्या हो? ताकि इस केस का, हमारे इस क्रॉस का टोटल जीनोटाइप और फिनोटाइप पता चल सके। ठीक है, देखो अगर हमें टोटल फिनोटाइप बताना है तो हम क्या करेंगे? इस क्रॉस का फिनोटाइप 1:1 है, उसको इनटू कर देंगे किसके साथ? दूसरे केस के फिनोटाइप 3:1 के साथ। ठीक है, इसी तरह जीनोटाइप निकालना है तो इस केस का जो जीनोटाइप है 1:1 उसको इनटू कर देंगे किसके साथ? दूसरे केस के जीनोटाइप 1:2:1 के साथ। ठीक है, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप होगा। ठीक है, देखो रिजल्ट क्या आएगा। देखो हम देखते हैं क्रॉस बना करके रिजल्ट क्या आएगा। 1:3 1 3 3 रेशियो 1:1। ठीक है, रेशियो 1:3 मतलब 1 3 3 नेक्स्ट 1:1 तो ये आ गया इसका फिनोटाइप, ये आ गया फिनोटाइप। क्लियर है, समझ गए? 3:1:3:1।
अब जीनोटाइप इसी तरह निकालो, क्या आएगा 1:1 आ गया ना, फिर 1:2 1:2, फिर 1:1 1:1, रेशियो 1:1 1, रेशियो 1:2 2, रेशियो 1:1 1। ये आ गया जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, 1:2:1:1:2:1। क्लियर है ना, समझ गए। तो इस तरह से इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के भी हम जीनोटाइप और फिनोटाइप पता कर सकते हैं। ठीक है, बहुत 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 बहुते आसान है। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज है, हर चीज को बेसिक मान करके चलो, हर चीज को बिल्कुल जड़ से पकड़ लो, यानी मोनो हाइब्रिड पे ले आओ हर क्रॉस को, वहां सब सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमें आता ही है कि ये मोनो हाइब्रिड, समझ गए। उससे हम लोगों ने ट्राई हाइब्रिड तक सॉल्व कर लिए, तो बाकी क्रॉस क्यों सॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये हो गए सॉल्व। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था किस पे, लास्ट जो रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, उन पे बेस्ड है। ठीक है, जल्दी से निपटाओ, जल्दी निपटाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मतलब मेंडल अंकल के दिए हुए कानून डिस्कस करेंगे कि मेंडल अंकल कौन कौन से कानून दे करके गए हैं। ठीक है, चलो मेंडल अंकल द्वारा दिए गए कानून डिस्कस करने हैं, इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जस्ट फॉर प्रैक्टिस। क्लियर है ना, चलो अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ भी कौन से, मेंडेलियन, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल द्वारा दिए गए कानून, इनहेरिटेंस के कानून। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो देखो पहला फर्स्ट लॉ कौन सा है, पहला है लॉ ऑफ पेयर्ड, लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर। पेयर्ड यूनिट फैक्टर यानी मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर किसे कहा था, मेंडल ने फैक्टर कहा था जीन को। तो इस लॉ का मतलब, इस लॉ में ये समझाया गया है कि जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन होती है ना, वो जीन हमेशा एक पेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो जीन हमेशा एक पेयर में प्रेजेंट होती है। देखो क्या कहा था इस कानून में, ईच कैरेक्टर, each character is regulated, each character is regulated या फिर controlled by specific gene, हर कैरेक्टर एक स्पेसिफिक जीन से रेगुलेट होता है, एंड दिस gene is present in form of pair of two allele, दो एलील के पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये जीन। ठीक है, these alleles may be similar, these alleles may be similar or dissimilar, these allele may be similar or dissimilar। क्लियर है, ये एलील सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। एग्जांपल यहां देख लेते हैं, जैसे सिमिलर एलील और डिसिमिलर एलील।
तो देखो सिमिलर और डिसिमिलर एलील में डिफरेंस देखो, जैसे सिमिलर एलील हम कह सकते हैं कैपिटल टी, एक जीन है, ठीक है, इस जीन में दोनों एलील सिमिलर हैं, और एक जीन ये है स्मॉल टी, दोनों सिमिलर एलील हैं। डिसिमिलर कैसे हो सकते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन डिसिमिलरिटी को शो करती है। ये था पहला लो। अब देखो यहाँ मैंने लो पेड यूनिट फैक्टर का बोला, बात मैं जीन की कर रहा हूं, तो देखो पॉइंट क्या है, इस लो का पॉइंट क्या है, जो फैक्टर है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, तो मतलब वही जीन है, समझ गए। ये कवि का सार है, यानी मेंडल अंकल का मतलब था कहने का। अब एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है लो की, एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है ये, वो तो तुम्हें बुक में भी मिल जाएगी, बट समझो ये चीज समझो कि जो यूनिट होती है, यूनिट इनहेरिटेंस की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो एक पेयर में प्रेजेंट होती है। यूनिट फैक्टर जो है, जो इनहेरिटेंस की यूनिट है, जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा, वो एक पेयर में प्रेजेंट होती है। पेयर क्या होता है, एलील का पेयर होता है, जिसे हम लोग जीन कहते हैं, समझ गए ना, क्लियर है। चलो ये हुआ पहला लो, मेंडल अंकल का पहला कानून, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, मेंडल के पहले कानून को नोट डाउन कर लो। बेचारा मेंडल अंकल इतनी मेहनत करके कानून दे के गया है, ठीक है। चलो हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है ना। चलो ये बात हुई फर्स्ट लॉ की, ये बात हुई किसकी, पहले लॉ की। अब हम सेकंड लॉ डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड जो लॉ है, सेकंड मेंडेलियन लॉ है, वो क्या है, देखो सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, डोमिनेंस का कानून क्या बताता है कि इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन, in F1 generation of monohybrid cross, monohybrid cross one allele express, या मैं दोबारा यही लिखूंगा पॉइंट, देखो ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन हेटेरोजाइगस पेयर, इन हेटेरोजाइगस पेयर, इन हेटेरोजाइगस पेयर या हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, वन एलील express itself and suppress the effect of other allele of pair। देखो क्या कहा है मैंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन जो थी उसमें जो हेटेरोजाइगस कंडीशन आई है ये वाली, इसमें क्या होना चाहिए था, ये तो टोल को स्पेसिफाई करता है, ये ड्वार्फ को, तो एक जीन ये एक्सप्रेस कर देती है खुद को, ठीक है, खुद को तो एक्सप्रेस कर देती है और इसके इफेक्ट को सप्रेस कर देती है, इसके इफेक्ट को सप्रेस कर देती है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है,
the allele which express its effect, the allele which express its effect, 1 minute, the allele which express its effect and suppress the effect of other allele, is called dominant allele. ठीक है, एक एलील जो खुद का एक्सप्रेशन दे, खुद का इफेक्ट शो करे, ठीक है, और दूसरी एलील का इफेक्ट सप्रेस कर दे, उसको सप्रेस कर दे, इफेक्ट को शो ना होने दे, वो डोमिनेंट एलील कहलाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। और सेकंड, अब दूसरी एलील जिसका इफेक्ट शो नहीं हुआ, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? द एलील, the other allele whose effect is suppressed, is called as recessive allele। एक एलील जिसने अपना इफेक्ट शो कर दिया, दूसरे को दबा दिया, वो डोमिनेंट, और जो दब गई मतलब जिसने अपना इफेक्ट शो नहीं किया, जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाई पेयर में रहते हुए, जिसका इफेक्ट सप्रेस हो गया, वो रेसेसिव एलील। क्लियर है? तो ये हुई डेफिनेशन डोमिनेंट और रेसेसिव एलील की। तो यहां जो एक्सप्रेस हुआ है उस एलील को हम क्या कहेंगे? वो डोमिनेंट एलील है, वो डोमिनेंट एलील है। क्लियर है? और जो सप्रेस हुआ है वो क्या है? वो है रेसेसिव एलील, रेसेसिव एलील है, वो रेसेसिव एलील है। क्लियर है? समझ गए ना? ये बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में। मेंडल अंकल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में डिफाइन किया था कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी ना, क्लियर है, उस वक्त एक एलील अपना कैरेक्टर शो कर देगी और दूसरे कैरेक्टर को दबा देगी, वो तो डोमिनेंट होगी, जो दब गई वो रेसेसिव होगी। ठीक है, ये किसने बताया? मेंडल अंकल ने। कहां? अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस स्ट्रिक्टली बेस्ड है ऑन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां लिख दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। जल्दी से ये निपटाओ पॉइंट, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जल्दी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। क्लियर है ना? लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ गए? हो गया? चलो नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? देखो, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस की अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो और चलेगा। अभी तो और चलेगा। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ और पॉइंट्स, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बेस्ड होता है बेस्ड ऑन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है ये लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, और ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, यानी सब जगह माना जाए, जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं, ऐसा लॉ नहीं है
ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यानी इसकी एक्सेप्शंस हैं, यानी इसकी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या होंगी? इसकी एक्सेप्शंस हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस इसकी दो एक्सेप्शंस हैं। तो मतलब ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है जो हर जगह माना जाए, हर जगह करेक्ट साबित हो, दो एक्सेप्शंस वाला है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये पॉइंट मिले कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर है? F1 जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है, मोनो डाई नहीं, मोनो हाइब्रिड। और ये इसकी दो एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। जल्दी से निपटाओ, फिर एक्सेप्शंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, निपटाओ, फिर एक्सेप्शन डिस्कस करनी है। क्लियर है? चलो, हो गया होगा। इसको साफ करते हैं और एक्सेप्शंस डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शंस डिस्कस करनी है। ये हमें पता है, मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जगह साफ कर लेते हैं। अब एक्सेप्शंस डिस्कस करनी है, तो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? देखो, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने नाम दिया है। पहले क्या एक्सेप्शन है? सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहा जाता है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहा जाता है, और इसी को ही कहा जाता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। क्लियर है? समझ गए? अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस बात आती है किसने डिस्कवर की थी? तो डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर की? कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस ने डिस्कवर की थी। ठीक है, कार्ल कोरेंस ने कैसे डिस्कवर की? इसने एक्सपेरिमेंट किए थे ऑन, किस पर डिस्कवर की? इसने डिस्कवर की थी ऑन मिरेबिलिस जलापा, मिरेबिलिस जलापा, जिसको रतन जोत बोलते हैं। ठीक है, और स्नैपड्रैगन प्लांट, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन प्लांट, जिसको तुम लोग 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हो। 4 o'clock, 4 बजे वाला पौधा, 4 o'clock प्लांट। ठीक है, इस पे डिस्कवर की थी। क्लियर है? समझ गए? अब होता क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन की बात करें तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, heterozygous condition of F1 generation, of F1 generation no parental character, no parental character, character appear, अपीयर्स, कोई पेरेंटल कैरेक्टर अपीयर नहीं होता। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बनाऊं इस लैंग्वेज को कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन में F1 जनरेशन की, जब पेरेंट्स को क्रॉस करवाएंगे F1 जनरेशन बनेगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, तो वहाँ एक नया ही कैरेक्टर अपीयर होगा।
a new character, a new character which is, या फिर a new character appears, a new character appears instead of parental characters which is blend of both parental characters, क्या होगा F1 जनरेशन में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? अगर डोमिनेंस होता, लॉ ऑफ डोमिनेंस अच्छे से फॉलो होता, कंप्लीट डोमिनेंस होता, तो कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब तो क्या था? कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब तो था कि पेरेंटल कैरेक्टर अपीयर होता, वो कैरेक्टर जो डोमिनेंट था, ठीक है, यही होता ना। अब यहाँ क्या हुआ, हेटेरोजाइगस कंडीशन जो F1 जनरेशन की है उसमें क्या हुआ, एक नया ही कैरेक्टर अपीयर हो गया पेरेंटल कैरेक्टर की बजाय, ठीक है। और ये जो नया कैरेक्टर अपीयर हुआ है ना, ये दोनों पेरेंटल कैरेक्टर का ब्लेंड है, मिक्सिंग है दोनों की, ठीक है। दोनों कैरेक्टर ऐसा लग रहा है मिक्स होकर के आगे, क्लियर है ना। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। एक बार ये इतना नोट करो, फिर हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले ये इतना नोट करो जल्दी से, फिर एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं इसको, क्लियर है। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस कहा जाता है। हो गया नोट डाउन? चलो, ये डेफिनेशन थी। डेफिनेशन जब समझ में आने लग जाए ना, तो ये समझ लेना टॉपिक समझ में आने लग गया। डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में बनानी सीखो, जितनी आसान लैंग्वेज तुम लोग कर पाओगे उतना ही ज्यादा समझ आएगा। जरूरी नहीं टीचर जो बता रहा है, जो बुक बता रही है, वही डेफिनेशन तुम लोग याद रखो, खुद के बना लो। टॉपिक ही तो समझना है ना, पॉइंट क्लियर करना है, तो डेफिनेशन खुद की होनी चाहिए, कुछ तो खुद करो, ठीक है। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस कर रहे हैं, हम आ जाते हैं अब बात एग्जांपल्स की करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या कहा कि ये ब्लेंडिंग है, तो देखो एग्जांपल, अगर एग्जांपल डिस्कस करें तो हम बात कर लेते हैं पहले वही जो हम लोग जो कार्ल कोरेंस लेकर के चला था उन्हीं प्लांट की, मिरेबिलिस जलापा की, मिरेबिलिस जलापा, या फिर स्नैपड्रैगन की, दोनों की एक ही बात है, ठीक है। स्नैपड्रैगन, दोनों में एक ही बात है, सेम क्रॉस फॉलो होगा दोनों ही प्लांट्स में, ठीक है। क्या होता है कि दो कैरेक्टर आते हैं जिनको हम कैपिटल आर और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये कैरेक्टर क्या है, एक पेरेंट का है, एक पेरेंट का कैरेक्टर ये है, दोनों पेरेंट प्योर होमोजाइगस फॉर्म है। देखो क्या होता है, ये कैरेक्टर है कि उनका फ्लावर कलर रेड है, रेड कलर्ड फ्लावर है, ठीक है। ये कैरेक्टर क्या है कि उनका फ्लावर व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर्ड फ्लावर है, समझ गए। दोनों को क्रॉस करवाएंगे, दोनों को क्रॉस करवाएंगे। अगर दोनों को क्रॉस करवाएंगे, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता तो कैसा कैरेक्टर आना चाहिए था, यहाँ जो रिजल्ट आता F1 जनरेशन बनती, ठीक है। ये क्या बनी है, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में कैसा कलर आना चाहिए था, इसका डोमिनेंट होता, रेड कलर आना चाहिए था, कन्फर्म है, रेड कलर के फ्लावर होने चाहिए, बट नहीं, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ एक अजीब सा ही फिनोमिना देखने को मिला कि सारे के सारे फ्लावर पिंक कलर के देखे, पिंक कलर के देखे, पिंक कलर फ्लावर्स। तो ना तो पूरी तरह रेड थे, पिंक कैसा होता है, ना तो पूरी तरह रेड होता, ना पूरी तरह व्हाइट होता, ठीक है। लाइट रेड होता ना, पिंक लाइट रेड, जैसे जिनमें रेड और व्हाइट को मिक्स कर दिया हो ऐसा कलर, ठीक है, जहां ब्लेंडिंग दिखती हो। तो इसीलिए मैंने कहा था इसमें जो नया कैरेक्टर आता है वो पेरेंटल कैरेक्टर का मिक्सअप है, ब्लेंड है, ठीक है।
तो ये जो नया कैरेक्टर आया है पिंक कलर, ये रेड और व्हाइट का ब्लेंड ही तो है, मिक्सअप ही तो है, समझ गए। तो इस तरह से हमें नया कैरेक्टर देखने को मिला ना, मतलब ना तो ये डोमिनेंट है ना ये डोमिनेंट हो पाया। अगर ये डोमिनेंट होता रेड कलर आता, ये डोमिनेंट होता व्हाइट कलर आता, कोई डोमिनेंट नहीं हुआ तो पिंक कलर आ गया, दोनों ही डोमिनेंट हो गए एक तरह से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ना तो कंप्लीट डोमिनेंस इसकी है ना कंप्लीट डोमिनेंस इसकी है, ठीक है। आधा ये डोमिनेंट आधा ये डोमिनेंट है तो इनकम्प्लीट आ गया ना दोनों का, इंटरमीडिएट बीच का ब्लेंड बन करके आ गया। अब इसी की आगे फर्दर सेल्फिंग करवाएंगे, अब इसी की फर्दर सेल्फिंग करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर, इनकी क्रॉस करवाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ तुम लोग जानते हो वही रिजल्ट मिलना है क्या, कैपिटल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो स्मॉल आर। तो दो तो पेरेंटल टाइप मिल गए, पेरेंटल टाइप का क्या आएगा रिजल्ट, जो पेरेंट्स का था वही रिजल्ट यहाँ आएगा। ये कैसा कलर था रेड, तो यहाँ फ्लावर रेड कलर के मिले। ये कैसा कैरेक्टर था व्हाइट, तो यहाँ फ्लावर व्हाइट कैरेक्टर के मिले। और ये ब्लेंड है, दोनों का मिक्सअप है, तो यहाँ फ्लावर पिंक कलर के मिले, ठीक है, यहाँ फ्लावर पिंक कलर के मिले हैं। तो अगर मैं कहूं कि इस रेशियो का, इस क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, यानी इस क्रॉस का फिनोटाइप क्या होगा, क्लियर है, और इस क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप में कोई चेंज आया है क्या, जो अपना नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप होता है उससे इस क्रॉस में कोई चेंज आया, नहीं आया। 1:2:1 1:2:1 वही जीनोटाइप है। फिनोटाइप में चेंज आया, हाँ फिनोटाइप 3:1 आना चाहिए था, जबकि यहाँ रेड का 1 है, पिंक के 2 हैं और व्हाइट का 1 है, तो वही 1:2:1 फिनोटाइप आ गया। ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो, जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन देता है, ठीक है, ये रेशियो याद रखने लायक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो 1:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 हो गया, समझ गए। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करने वाला एग्जाम्पल है, क्रॉस है, जो हम लोगों ने किया है। जल्दी से इसे लपेटो, फिर 1-2 पॉइंट और है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, वो देखते हैं, जब ये पॉइंट खत्म, जल्दी निपटाओ। हो गया, चलो, ये बात थी इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या होता है। ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल लेके एक क्रॉस बनाया, क्रॉस से प्रूव कर दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस इस तरह से आती है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल पूछे तो क्या क्या बताओगे। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल होते हैं, एक तो मिरेबिलिस जलापा प्लांट है, मिरेबिलिस जलापा है, कौन सा पप्पा है, जलापा है, ठीक है। एक स्नैपड्रैगन है, एक स्नैपड्रैगन है, स्नैपड्रैगन प्लांट, क्लियर है। एक होता है फीदर कलर, फीदर कलर ऑफ एंडुलेशन, एंडुलेशन फॉल, ठीक है, एंडुलेशन फॉल का फीदर कलर, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल में आता है। अब देखो, हमें जो हम लोगों ने जो क्रॉस किया उसमें क्या रिजल्ट मिला। हम लोगों ने क्या किया है, इसका क्रॉस करवाया, तो रिजल्ट क्या मिला हमें, कैपिटल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो स्मॉल आर, ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ गए। अब देखो, इस क्रॉस का ये रिजल्ट मिला हमें। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो डिफाइन करता है कि ये कैसा क्रॉस है, ठीक है, मतलब किसको शो कर रहा होगा। इसका फिनोटिपिक रेशियो अगर 3:1 हुआ, फिनोटाइप की बात कर रहा हूं मैं किस रेशियो की बात कर रहा हूं, फिनोटिपिक,
फिनोटाइप हुआ तो ये क्या होगा, अगर इसका फिनोटाइप 1:2:1 हुआ तो क्या होगा, और एक केस और आता है कि 1:2:1 ही एक और केस में आता है। ठीक है, देखो ये क्या क्या है, अगर 3:1 आया तो हमें नॉर्मली पता है ये नॉर्मल मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा जहां पर कंप्लीट डोमिनेंस होगी। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस होगी। कंप्लीट डोमिनेंस शो हो रही होगी। ठीक है, चलो हो गया। अगर 1:2:1 आ रहा है तो हमें पता है ये ऐसा क्रॉस होगा जहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रही होगी। इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रही होगी। क्लियर है, समझ गए। और ये एक ऐसा आता है जो अभी तो हम लोगों ने अब तक डिस्कस नहीं किया, बट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसे। ये भी डोमिनेंस के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है जो हम लोगों ने लिखा था को डोमिनेंस। तो ये रेशियो भी आता है, सेम रेशियो आता है को डोमिनेंस में। तो को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सेप्शन जरूर है, बट जीनोटाइपिक रेशियो को छेड़छाड़ नहीं करते, फिनोटाइपिक रेशियो चेंज कर देते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो को एज इट इज जीनोटाइपिक रेशियो जैसा बना देते हैं, 1:2:1, 1:2:1। तो ये होता है क्या, क्रॉसिस के फिनोटाइपिक रेशियो में डिफरेंस। ये कंप्लीट डोमिनेंस का, ये इनकम्प्लीट का और को डोमिनेंस का हम लोग पढ़ेंगे। अभी बता रहा हूं तुम्हें, एक साथ याद रहे कि ऐसा भी इसका भी सिमिलर होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। चलो ये बात हुई किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के पहली एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। वीडियो पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी। क्लियर है, चलो तो आज इस लेक्चर में तो इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।